नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आज सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने कई वीडियोस लाए हैं, कुछ 11th के टॉपिक्स के लाए हैं, कुछ 12th के टॉपिक्स के लाए हैं। तो इसमें मुझे क्या पता चला है कि हम इस सीरीज में हम क्या ला रहे हैं आपके लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी डिटेलिंग ला रहे हैं। कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम करा रहे हैं, कुछ नीट के प्रॉब्लम करा रहे हैं और कुछ मेंस लेवल के प्रॉब्लम कराते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज को, बड़ा ही मजा आ रहा होगा हर किसी बच्चे को। तो यार देखो, अब जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ना, ये लेक्चर हमारा कोलिजन पे बेस्ड है। कोलिजन एक टफ टॉपिक है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कोलिजन के टफ होने का जो कारण है ना भाई, कोलिजन के टफ होने का कारण है उसके कई चैप्टर्स के अंदर का मिक्सचर होना। सर जैसे देखो, कोलिजन हमको पढ़ाया जाता है असलियत में सेंटर ऑफ मास के बाद। ठीक। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन ये चैप्टर हमको कहां दे रखा है? ये चैप्टर हमको दे रखा है हमारे वर्क पावर एनर्जी के अंदर। तो इसको हम ऐसा टॉपिक नहीं मानते हैं, मैं तो इसको ऐसा चैप्टर ही पढ़ाता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि कोलिजन को हम दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं वन डायमेंशनल कोलिजन की बात करूंगा। जो भी हमारी बातें होंगी वो 1D कोलिजन की होंगी। अगले लेक्चर में जो हम लाएंगे तो वो हम 2D कोलिजन के बारे में लेकर आएंगे। ठीक है। तो 1D को अलग पढ़ेंगे, 2D को अलग पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस बात पे समझते हैं कि सर कोलिजन क्या होता है। सर कोलिजन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो, कोलिजन का बड़ा सिंपल मतलब होता है भाई। कोलिजन का सिंपल सा मतलब है टकराना। आसान भाषा में समझो। अब तुम ये अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बैठाओ कि तुम जब किसी भी दो चीजों को टकराते हुए देखते हो, जब आप किसी का एक्सीडेंट होते देखते हो, या कैरम बोर्ड खेलते हुए देखते हो, या किसी भी तरीके से आप कितना भी टकराना हुआ कंडीशन को देखते हो, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं? देखो केसेस क्या क्या बनते हैं, तुम खुद सोचो। उसी केस से हम अलग 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 कोलिजन के पार्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। जो तुम समझे होगे वो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, या तो वो कोई ना कोई हमारा टाइप्स होगा। ये तो एकदम सच्चाई वाली बात है। मतलब अगर तुमको लग रहा है कि दो बॉडी है, आपस में टकराई, टकराने के बाद दोनों आगे चली गई, तो इस केस, इसको भी एक केस कहते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जब एक बहुत बड़ी गाड़ी या किसी मस्त छोटी से छोटी छोटी बाइक को एक्सीडेंट मार दिया किसी ट्रक ने। जब किसी ट्रक ने किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट करा, तो भाई ट्रक पे तो कोई चोट नहीं लगी, ट्रक का तो कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बाइक वाले का तो जान चला गया ना। तो उस केस में मतलब हैवी मास का छोटे वाले मास पे कोई फर्क पड़ा? या इन दोनों के कोलिजन से क्या होता है? ये सारी छोटी छोटी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम कोलिजन का मतलब समझे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है और साथ ही साथ दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है, बहुत ध्यान समझना। इसमें हम एक चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस भी बच्चे को इस चीज के बारे में ना पता हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, वो थोड़ा सा समझता चलेगा बाबा इस चीज को। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमसे क्या कहता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा कोई मास m1 है और ये हमारा मास m2 है, ठीक, और ये मास हमारे किसी इनिशियल रफ्तार u1 से चल रहा है, और ये हमारा मास किसी इनिशियल रफ्तार u2 से चल रहा है। पहले समझते चलना, एकदम बहुत प्यार से बता रहा हूं। कुछ समय बाद मैं ये कहूं कि हमारा मास m1 हमारे मास m2 के साथ टक्कर कर लिया। ठीक। ये वाला जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इस कंडीशन को हम कह देते हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझा के पढ़ाऊंगा आपको। आई होप समझने की, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की वाली बात नहीं है। जिसको भी मेरा लेक्चर धीरे लगेगा वो थोड़ा सा 1.5x पे जाके देख सकता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बहुत आराम से। ठीक। ये कंडीशन क्या है हमारा? ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन। यार मेरा ये पेन गड़बड़ हो गया है क्या? इसकी बजाय कोई दूसरा पेन मिलेगा क्या? छोड़ो, हटाओ, रहने दो। अब ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब क्या है कि ये हमारा मास m1 है, ये हमारा मास m2 है।
ये क्या कर दिया, टकरा गए। कुछ समय बाद क्या होगा भाई बहनों, जरा देखो मेरी बात, ये वाला हमारा मास m1, ये हमारा मास m2, ध्यान से समझना। तो ये हमारा मास क्या है, m1, ये मास m2, ये कुछ अपने फाइनल वेलोसिटी v1 से चला, ये अपने कुछ फाइनल वेलोसिटी v2 से चला। तो इसे हम क्या कहेंगे, आफ्टर कोलिजन का कंडीशन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मोमेंटम का जो कंजर्व होने का चांस बनता है। कैसे बनता है, अगर मैं इसको देखूं कि भाई ये इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका होगा p1 बराबर m1 u1, इस मास का क्या होगा p2 बराबर m2 u2। भाई अगर ये ड्यूरिंग कोलिजन बाद में देख लें तो इसका मोमेंटम क्या है, p1 बराबर m1 v1, और इसका क्या होगा p2 बराबर m2 v2। तो सारे मोमेंटम को इनको अगर हम इक्वेट करा दे तो मिलेगा क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो हमने कहानी पढ़ी, ये किसकी पढ़ी, हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हमने कहानी पढ़ी। मतलब यहां पे हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का, इस मास का जो इनिशियल मोमेंटम था वही हमारे फाइनल मोमेंटम है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये सिस्टम है ये पूरी तरीके से कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, देखो कंजर्व्ड का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितना इनिशियल उतना फाइनल। अरे तुमने जितना खाया सुबह उतना निकाल दिया, समझ में आई बात, तुमने 50 ग्राम खाया 50 ग्राम निकाल दिया, किसी ने तुम्हें 2 झापड़ मारा तुमने उसे 2 ही झापड़ मार दिए। तो सिस्टम कैसा है, कंजर्व। तो हमारा जो कोलिजन होगा, जो कोलिजन हम पढ़ेंगे वो कैसा होगा, कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी अकर बिटवीन द टू बॉडीज, आइदर दे आर फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। 1 मिनट की मेरी बात सुनना, यहां पे तुमसे एक नई बात कही है, मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है आइदर इफ दे फिजिकली, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कोलाइड कर रही है तब भी उसमें कोलिजन लग रहा है, अगर वो फिजिकली कोलाइड नहीं कर रही है तब भी उसमें कोलिजन हो रहा है। अरे सर ये क्या बात, ये कैसा कंडीशन हो गया, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट फिजिकली कोलाइड नहीं कर रही है लेकिन फिर भी कोलिजन की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ध्यान से सुनना, मतलब इसने इस पे फोर्स लगाया, बहुत ध्यान से, इस F ने 1 ने इस 2 पे फोर्स लगाया, तो भाई साहब इसने इन दोनों पे फोर्स लगाया, आगे बढ़ा, टकराने की वजह से हुआ ना। मैं तुम्हें एक बड़ा ही बेहतरीन सा कंडीशन बताता हूं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि फिजिकली कांटेक्ट ना होने की वजह से भी कोलिजन अकर हो रहा है। सर क्या बात कर रहे हो, अरे मैं दिखाता है भाई, डोंट चिंता, रुको, देखो बहुत ध्यान समझना इस बात को भाई, मुन्ना एकदम ध्यान से सुनना। सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, देखो पार तुम भी समझ लो। ऐसा कब होता है, तुमने एक कंडीशन देखी होगी, क्लास 12 में हम पढ़ते हैं एक छोटा सा चैप्टर जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो अगर मैं यहां पे बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, यहां से इनके बीच से अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस नेट आर है, तो आप ये बता सकते हो कि दो सेम चार्जेस हो चाहे दो डिफरेंट चार्जेस हो, आपस में एक इंटरैक्टिव फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। इसका मतलब ये वाला चार्ज इस पे F12 पे लगाएगा, जिसकी वजह से ये भाई साहब इधर की तरफ भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, F21 पे लगाएगा तो ये इधर चला जाएगा। मतलब क्या ये इनकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है इनकी वजह से भी इनके में कोलिजन हो रहा है और ये भी अपने मोमेंटम को कंजर्व करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, बोलो हाँ या ना, सही बात है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि सिर्फ फिजिकल कंडीशन फॉलो होगी, जब एक गाड़ी दूसरे को टक्कर मारेगी तभी कोलिजन अकर कर रहा है, नहीं, इस केस में भी उनके बीच में कोलिजन अकर हो रहा है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात भाई, इस केस में भी उनके अंदर कोलिजन अकर हो रहा है।
बिल्कुल होगा। इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसका मतलब न्यूटन के लॉ को इसने इस पे फॉलो किया और इसने इस पे फॉलो कराया। तो इस वजह से दोनों बॉडी पे कंडीशनल फोर्सेस लगना स्टार्ट होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द कंडीशनल फोर्सेस? दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी हमारा क्लास 11th का बच्चा इसको देख रहा है और जिसे ये नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इनके बीच। और मैं बताऊं, इस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है जिसे हम कहते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे एक चार्ज हमने Q1 ले लिया, यहाँ पे हमने चार्ज Q2 ले लिया। तो इसको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये छोटी सी बातें आपको बता दी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये बात याद रख लेना कि फिजिकली ऐसा मैंने क्यों बताया, कि यहां नोट करके हम लिख लेते हैं, कोलिजन होने के लिए, कोलिजन होने के लिए सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट का ही सिर्फ होना जरूरी नहीं होता है। फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट हो कोलिजन में, यह जरूरी नहीं है। बोलो आगे बात समझ में? सबको समझ में आया बात? पक्का? आगे चलते हैं। अब इसमें हम कुछ टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं, तो चलो मैं तुम्हें यहीं पे थोड़े से टाइप्स ऑफ कोलिजन की बातें मैं खुद से ही बता देता हूं। चल भाई देख, अगर मैं यहां से तुझे बात करूं टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो हम पहले टाइप ऑफ कोलिजन में, अगर हम पहली कोलिजन की बात करें, तो सबसे पहला होता है जो कोलिजन है जिसकी हम बात करते हैं, वो है हमारा इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। सबसे पहली बात कि इलास्टिक कोलिजन में किसी भी प्रकार का कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस नहीं होता है। मैं सही बोला? देखो, तो जो पहला है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हम पढ़ेंगे भाई इनइलास्टिक कोलिजन, तीसरा हम पढ़ेंगे भाई सुपर इलास्टिक कोलिजन, फिर हम जो चौथा पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन। क्या पढ़ेंगे? बोल दो, लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसको अब क्या कहेंगे? हेड ऑन की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिस इज हेड ऑन मतलब सीधा टकराना। जो पांचवा हमारा आता है उसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन, उसे अपन क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन की बात करते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो भाई इतना पढ़ना है, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। तो ये जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी कोलिजन अपन कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, 1D कोलिजन की बात। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? 1 डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहे हैं, 1D कोलिजन की बात कर रहे हैं। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे मस्त लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चा? चलो भाई, अगला जो पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं भैया, मस्त इलास्टिक कोलिजन। आप इलास्टिक कोलिजन में समझ सकते हैं कि क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। मतलब हम ऐसा कोलिजन कर रहे हैं जिसमें किसी भी टाइप के
कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है। सर क्या मजाक कर रहे हो? अरे सुन, देख ना, इसको देख, इसको देखना, बहुत ध्यान से सुनना। इसे आप देखो भाई, इसको मैंने ऐसे पीछे लिया, पटाख से छोड़ा, तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो ये वाला जो बॉब है ये खट 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 वो यहां तक चला जाता है। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें 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 इन सबकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल चला जा रहा है भाई, 100% जा रहा है, क्योंकि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा है ना। तुरंत ट्रांसफर 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 इधर से चला गया, ये इसको देगा तो टन 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 इस तरह से चलता जाएगा। तो क्या है इलास्टिक कोलिजन? देयर इज अ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, इसमें मोमेंटम जो होता है कंजर्व्ड होता है। सर मोमेंटम क्या होता है? अरे बैल बुद्धि, मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। ठीक। दूसरी बात है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड ही रहती है। सही बात है। अगर मोमेंटम कंजर्व होता है, अगर मोमेंटम कंजर्व होता है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कंजर्व्ड ही तो होगी ना। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई सभी को। चलो कमेंट में लिखना, ऐसे तो तुम बोल नहीं सकते हो, आप कमेंट में ही लिखिए कि हाँ या ना। तीसरी बात क्या है? द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। अरे सर जब टोटल एनर्जी कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी ना। सर क्यों होगी? अरे अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क। वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे ये कहता है कि इस संसार में हम जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं वो सारा का सारा एक काम के रूप में हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। यही कहता है ना। फिर क्या कहता है? फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन इज कंजर्वेटिव। तो इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है तो इट्स मीन दैट, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो भी कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हो नहीं सकता। द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व इनटू द हीट। देखो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता इनटू हीट, साउंड या लाइट के फॉर्म में। किसी भी टाइप की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इसमें बच्चा लोग कंजर्व नहीं होती है। बोलो बात आई समझ में? कोई कन्फ्यूजन? सर नो कन्फ्यूजन। आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। चलो अगला जो बात है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, बहुत ध्यान सुनना, दुन्ना बुन्ना एकदम ध्यान सुनना। इनइलास्टिक कोलिजन हमसे ये कहता है देयर इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी, मतलब सॉरी ऐसा कोलिजन जिसमें भरपूर मात्रा में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जैसे एक गाड़ी ने दूसरे गाड़ी को टक्कर मार दी, तो भाई इनकी वजह से इनमें टक्कर हुई तो इनकी गाड़ियों में जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। या उनके टकराने के बाद, एक गाड़ी के टकराने के बाद दूसरी गाड़ी अगर फिसलते हुए, रगड़ते हुए किसी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, इसका मतलब है कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी में अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया है। अरे सरी बार 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 आप काइनेटिक एनर्जी क्या बता रहे? ए भैया सुन लो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब अगर आप किसी बॉडी को मोशन में ले आते हैं तो उस मोशन में लाने की वजह से जो एनर्जी निकलती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, या एम वी स्क्वायर बाई 2 भी कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई? मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी भी इसमें कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है भाई, कैसे कंजर्व हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी का तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। सम ऑफ द फोर्सेज इन्वॉल्व इन नॉट कंजर्वेटिव, इसमें जो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट, लाइट एंड साउंड। भाई इनमें जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? या तो हीट में, या तो लाइट में, या तो साउंड में। मारा ही गाड़ी ड्रम से तो ये आवाज आई ना, वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आया वो किस में आया? आवाज, तमाम आवाज, हाइट, साउंड। फिर फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से आग लग गई गाड़ी में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है भाई?
काइनेटिक एनर्जी के लॉस की वजह से हो रहा है। बोलो हाँ या ना, एकदम कंफर्म बातें को समझनी पड़ेगी भाई। चले यार, ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। अब आते हैं एक बढ़िया सा, देखो यहाँ पे नोट नहीं है लेकिन मैं आपको करा देता हूं। अगला जो है उसको अपन कहते हैं बाबा हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, मैं यहां से आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। वेट अ मिनट, यहां से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया अपन ने। तो नेक्स्ट है हमारा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, ठीक। अब देखो हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सपोज करो ये कोई मास है m1, किसी रफ्तार u1 से चल रहा है। ये कोई मास है m2, ये भी चल रहा है किसी u2 रफ्तार से। कुछ समय बाद ये एक दूसरे से टक्कर हो गई। समझ आ रही बात? कुछ समय बाद इन दोनों की क्या हो गई, आपस में टक्कर हो गई। तो ये हमारा क्या है, मास m1 है, ये मास m2 है। ठीक, दोनों में जब टक्कर हो गई तो उसके बाद ये दोनों मास m1 वाला हो चाहे मास m2 वाला हो, दोनों v1 और v2 वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि टकराने के बाद एक उधर चला गया एक इधर चला गया, ऐसा तो हो नहीं रहा है। भाई इन दोनों का जो नेट कोलिजन है वो सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, या कई किताबों में इसको वन डी कोलिजन भी कहते हैं। इसे हम और क्या कह सकते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि ऐसा कोलिजन जब आपस में वो कोलिजन हो रहे हैं तो वो एक ही एक्सिस में होते हैं, चाहे वो बिफोर कोलिजन हो चाहे वो आफ्टर द कोलिजन हो, कि कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद भी वो एक ही एक्सिस पे हैं, एक्स पे ही। आप देखो ना यहाँ पे बॉडी एक ही एक्सिस पे कोलिजन कर रही है, समझ आई बात। और दूसरा वाला हमारा होता है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन जिसे हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टू डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सुनना बहुत ध्यान से। अब सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, कुछ समय बाद वो अगर टकराए, जैसे टकरा रहा है तो टकराने के बाद ये एक्सिस नहीं चेंज कर रहे हैं, समझ आई बात। ये दो अलग अलग डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में तो नहीं है लेकिन ये अपनी एक्सिस को भी बदल नहीं रहे हैं, समझ आई पक्का। तो अगर मैं कहूं कि जैसे कैरम की गोटी होती है, भाई एक इधर की तरफ चला गया एक इधर की तरफ चला गया। अगर मैं यहां के कोलिजन की बात करूं, एक इधर चला गया तो एक इधर चला गया, ठीक है, तो दो अलग अलग एक्सिस में चला गया कोलिजन होने के बाद। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल कोलिजन कहेंगे, चाहे ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, चला जाए आगे। चलो भैया समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन। भैया हमारे कोलिजन में मोमेंटम का कैसा कंजर्वेशन है, आओ समझते हैं भाई इस बात को। बहुत ही प्यारी सी कंडीशन है, सुनना भाई। मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। मान लीजिए एक, अरे ये क्या हो गया यार, सही है, हाँ क्या हिल जाता है। सपोज करिए ये हमारे पास कोई मस्त दो बॉडी है हमारी, ठीक। हम अगर ये कहें कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे के पास जा रही हैं कुछ रफ्तार से और आपस में यह क्या हो गई, टकरा गई, कोलाइड कर रही। मान लेते हैं इसका मास m1 और इसका मास m2, तो इनका नेट मोमेंटा क्या होगा, मोमेंटम हो जाएगा ना। मोमेंटा जब ये टकराएंगे तो किसी डेल्टा टाइम में ये इंपल्सिव फोर्स को जनरेट करो धड़ाम से। तो किसी कम समय में टकराने पे जो फोर्स डेवलप होता है भाई उसे क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, जिसको कि हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे कि व्हाट इज इंपल्स। सुनना भाई, एक सेकंड यार, क्या हो रहा है आज, आज लग रहा है खराब है क्या। देखो इंपल्स की अगर हम बात करें तो इंपल्स आई भी हम कहते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी कहते हैं। तो इंपल्स का मतलब है कि जब कोई भी बड़ा फोर्सेस किसी छोटे समय के लिए लग रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, इंपल्स कहते हैं। तो दो मासेस अगर एक दूसरे से एकदम धड़ाम से टकरा गई,
एकदम बहुत धड़ाम से टकराएंगी, तो ये क्या जनरेट करेंगे, इंपल्स डेवलप करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो फोर्स लगा रहा है ये 1-2 लगा रहा है किसके, माइनस ऑफ F21 के। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंपल्स फोर्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फोर्स कौन सा लेंगे, इंपल्सिव फोर्स लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। तो इसको हम कह सकते हैं F12 इंटू डेल्टा टी बराबर माइनस F21 इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही तो हमारा चेंज इन मोमेंटम भी तो है। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो F12 इंटू डेल्टा टी प्लस F21 इंटू डेल्टा टी बराबर 0। भाई ये कंडीशन बनी, तो ये क्या है, मोमेंटम ऑफ 1। इसको हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P1 प्लस P2 बराबर 0। यार सब P पे ना वेक्टर का सिंबल बना लेना, ठीक, क्योंकि ये मोमेंटम है, P फॉर ये फोर्स है, वेक्टर फोर्स वेक्टर लगेंगे लोग हमको ट्रोल करने। दिक्कत क्या है ना, आज के टाइम पे कॉन्टेक्स्ट देखते नहीं है लोग, मुंह उठा जाते हैं ट्रोलिंग करने, वेक्टर का सिंबल नहीं बनाया, P फॉर पैरेट है, F फॉर कुछ और है। समझ रहे हो ना, समझते रहो भाई। ट्रोलिंग करने चले आएंगे, कॉन्टेक्स्ट तो समझते नहीं आज के लोग, जब तक वो रीले काट के चलने लगती हैं। पढ़ना लिखना किसी को एक अक्षर नहीं है आजकल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, P1 प्लस P2 बराबर कांस्टेंट। इट्स मीन दैट P1 प्लस P2 बराबर कांस्टेंट। इट्स मीन कि हमारा जो सिस्टम है मोमेंटम का वो कैसा है भाई, कंजर्व्ड है। इट्स मीन दैट जो हमारा सिस्टम है मोमेंटम का वो कैसा है, कंजर्व्ड है। जब एक दूसरे दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं तो उनके बीच में जो लीनियर मोमेंटा है, कंजर्वेशन जो मोमेंटम है वो है कैसा हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। जब किसी dt टाइम में या किसी डेल्टा टाइम में दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन करेंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारा एक बहुत ही प्यारी सी बात है भाई, कि जब किसी दो बॉडियों के बीच में, बहुत ध्यान समझना भाई, जब किसी दो बॉडी के बीच में हमारा एकदम मस्त इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। देख, एक मास m1 है, ये मास हमारा m2 है। ये मास क्या है, m1, ये मास क्या है हमारा m2। दिस इज m2 मास। बॉडी ए है, बॉडी बी है। बिफोर कोलिजन बढ़िया से अपने इनिशियल रफ्तार u1 से ये चल रहा है, इनिशियल रफ्तार u2 से ये चल रहा है। जब ये चलते चलते कोलाइड कर गए, एक दूसरे से टक्कर हो गया, तो इनके बीच में मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। जब ये चलता चलते 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 टकरा जाएगा तो इनके बीच में मोमेंटम डेवलप होगा। जब मोमेंटम डेवलप होगा तो आफ्टर द कोलिजन ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। भाई एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब ये अलग हो जाएंगे तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2, जबकि मास तो सेम ही है। तो इस केस में अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 निकालना है तो v1 का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द v1, v1 का मतलब v1 हमारा कितना होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इस पे सवाल आते हैं, ठीक। और अगर मुझे v2 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी ले लेंगे, m2 माइनस m1 पलट देंगे, m1 प्लस m2, u1 की जगह क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा, 2m1 m1 प्लस m2 इंटू u1। देखो सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, v1 भी आप निकाल लोगे और v2 भी निकाल लोगे। अगर ये वेलोसिटीज कब है, आफ्टर द कोलिजन। ये दोनों की दोनों वेलोसिटी कब हम निकालना है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद निकाल रहे हैं। जब कोलिजन हो जा रहा है तब हम इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। बोलो समझ में आई बात, पक्का नोट करिए फटाफट, और स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई बच्चा, नोट किया करो, कॉपी वगैरह लेके बैठा करो, ताकि एक लेक्चर का प्रॉपर नोट्स रहेगा तो तुम्हें भी तो समझ में आएगा यार कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। मैं हट रहा हूं, फटाफट नोट करिए आप लोग। चलो आई होप सबने नोट कर लिया होगा भाई, आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके कुछ कंडीशन पे। अब देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशन हमसे क्या कह रहा है। जरा फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग। v1 की वैल्यू कितनी है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u
प्लस 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। थोड़ा ध्यान देना, अगला जो कंडीशन हमसे कह रहा है व्हेन टू बॉडीज और इक्वल मासेस, मतलब दो बॉडी का कोलिजन हो रहा है, मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है। नहीं, ये m1 m2 नहीं है, ये भी m है, दोनों बॉडीज जो हैं हमारी m मास की ही हैं। मतलब इसका मतलब है कि m1 बराबर m2 इज इक्वल टू m। अगर मैं ये कहूं कि हमारी दोनों की दोनों बॉडीज सेम मास की हैं, तब हमारा क्या होगा, याद रखिएगा, जो हमारा v1 की वैल्यू होगी, पहले हम v1 की वैल्यू निकाले, कितनी होगी 2। अब इस फॉर्मूले में आप जितना मास है इसको भी क्या कर लीजिए m m m m m m m, हर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हर जगह m1 m2 की जगह क्या कर दीजिए m m m m m m कर दीजिए। तो मिलेगा क्या 2m इंटू u2 अपॉन क्या, ध्यान से फिर से देख लें, 2m इंटू किसका करेंगे, u1 या u2 का करेंगे भैया, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू u2, इज इक्वल टू u2 के बराबर होगा। अब यही अगर v2 निकाल दे, v2 की वैल्यू निकाले, तो v2 की वैल्यू में भी यहां पे भी सब जगह हम क्या क्या ही पुट करेंगे, m m m m m m हर जगह पुट करेंगे, तो u2 कितना होगा 2, यहां पे हमारा u2 होगा और ये हो जाएगा 2 इंटू m इंटू u1 अपॉन वही 2m बराबर u1। तो भाई ये वैल्यू हमारी किसकी किसकी आ गई, ये हमारी v1 की वैल्यू आ गई और ये हमारे v2 की वैल्यू आ गई। ठीक, कब, जब दो इक्वल मासेस आपस में कोलाइड करेंगे तब। अगला केस क्या है, व्हेन अ बॉडीज कोलाइड अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मासेस, मतलब एक बॉडी क्या है, रुकी हुई है, सुनना भाई, एक बॉडी रुकी हुई है, खड़ी गाड़ी पे आपने टक्कर मारा है, आपने क्या कर दिया, खड़ी गाड़ी, मतलब मासेस तो सेम है, मतलब एक भी ट्रक है दूसरा भी ट्रक ही है, दोनों ट्रक में एक ट्रक खड़ा है, दूसरा ट्रक आके एकदम धड़ाम से टक्कर मार रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, मास की वैल्यू क्या ले लेंगे, मास m1 बराबर m2 बराबर m कर देंगे। यहां पे किसकी वैल्यू जीरो होगी भाई, u1 u2, यहां पे हम क्या कर देंगे, v1 की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल की जीरो कर देंगे। तो इस केस में होगा क्या, v1 की वैल्यू तो हमारी जीरो हो जाएगी, v1 की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमारा जो v2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। v1 की वैल्यू जीरो, v2 क्या हो जाएगा, u के बराबर होगा। इस बात को, इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। अगला केस हमसे क्या कहता है, when a lighter bodies collide against the stationary body, कोई हल्की बॉडी, लाइटर बॉडी अगर किसी रुके हुए बॉडी को टक्कर मारेगी तब क्या होगा, इसका मतलब है कि m1 इज बहुत बहुत छोटा ऑफ m2, इसका मतलब है कि m1 इज बहुत बहुत छोटा है, तो u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, जैसे अगर मैंने किसी खड़ी गाड़ी को टक्कर मारा, ठीक है, तो मेरे पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं ना पड़ेगा, u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे वाले की रफ्तार क्या है जीरो, क्योंकि वो रुका हुआ है। तो इस केस में v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग भी करते हुए कमेंट में मुझे बताइएगा कि v1 की वैल्यू क्या होगी, m2 u1 अपॉन m2, m1 u1 अपॉन m2, बट माइनस में रहेगा किसके बराबर, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, u2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं, दोनों का 2 2 करते हैं ना, एक सेकंड उल्टा कर दिया क्या मैंने, एक मिनट, m2 पे होगा ना माइनस ऑफ m2, भाई बड़ा कौन है, m2 बड़ा है ना, तो मतलब m2 का ही लेंगे मास, m2 u1 अपॉन m2 बराबर किसके लेंगे, माइनस ऑफ, और ये किसको क्या मिलेगा, असलियत में क्या मिलेगा, m2 m2 कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस ऑफ u1 के ही तो बराबर बचेगा। तो लास्ट में जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, u1 के ही बराबर मिलेगी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि तो सर v2 पे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये मेरे भाई
v2 पे कितना फर्क पड़ेगा, v2 जो होगा जस्ट सिमिलर टू जीरो, u2 हमारा क्या होगा, जस्ट सिमिलर टू जीरो, मतलब u2 हमारा लगभग जीरो हो जाएगा। ठीक, u2 हमारा क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड अगेंस्ट द मैसिव बॉडी एट रेस्ट, भाई मैसिव बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है, द लाइटर बॉडी रीबाउंड आफ्टर द कोलिजन। तुम जाओ टक्कर मारो ट्रक को जाओ बाइक से मारो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुमने मारा तुम खुद रिबाउंड हो गए। विथ एन इक्वल ऑपोजिट वेलोसिटी द मैसिव बॉडी प्रैक्टिकली रिमेन रेस्ट। जो मैसिव बॉडी होगी वो क्या होगी, प्रैक्टिकली रेस्ट में होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी ट्रक को टक्कर मारते हो बाइक से तो ट्रक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो रुका ही रहेगा। अगर हल्का सा हिले हुलेगा तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, हिल गया तो इसका मतलब थोड़ी कि उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई, ये भी तो सच है ना। अगर वो हिल गया, हिलना और चलने में फर्क होता है, इस चीज को एकदम ध्यान से समझ लेना। चले आगे भाई, अगला कैसी है, व्हेन अ मैसिव बॉडी अगेंस्ट अ लाइटर स्टेशनरी, भाई सब ट्रक ने मार दिया धड़ाम से। अगला कंडीशन क्या है भाई, अब तुमने क्या कर दिया, तुम ट्रक चला रहे हो, किसी बाइक वाले को उड़ा दिया एकदम धड़ाम से। अगर तुमने बाइक वाले को उड़ा दिया तब क्या तुम्हारे ट्रक पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर नहीं, हमारे ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि M1 हमारा बहुत बहुत बड़ा है M2 से, इसका मतलब यही हुआ ना। तो हमारे U2 की रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे V1 पे क्या फर्क पड़ेगा, V1 की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, M1 U1 अपॉन M1, M1 U1 अपॉन M1। तो M1 M1 गया, बचा कितना, सिर्फ U1 ही तो बचा। अरे बोलो हाँ या ना। और V2 पे क्या फर्क पड़ेगा, सर V2 पे तो बहुत सिंपल, कुछ क्या ही बोलूं, दैट इज 2 इंटू M1 U1 अपॉन कितना ले लेंगे, M1 ही रहेगा, M1 तो एक M से M गया तो किसके बराबर बचेगा, 2U1। ये किसके बराबर गया, 2 इंटू U1 के बराबर मिला, सर यही फर्क पड़ेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। ये इतना बढ़िया बढ़िया केस है ना, इसको याद रखना सब लोग, ये सारे फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में ये सारे कंडीशन यूज होंगे। और मैं आपको बता दूं, चाहे नीट हो या जेई मेंस हो, इन सब में ये केसेस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट केस पे सवाल आ जाता है भाई, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, एकदम डायरेक्ट केस पे सवाल आता है। तो इन केसेस को आप हमेशा याद करके चलना, ये केसेस को दिमाग में रख लेना कि सर ऐसा ऐसा होता है, ये 3-4 कंडीशंस हमारी बनती हैं। समझ में आई बात। अब देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट द लाइटर बॉडी रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी रिमेन आल्सो अनचेंज्ड व्हाइल द लाइटर बॉडी स्टार्ट मूविंग विद ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हमारी लाइटर बॉडी तो धड़ाम से दुगनी रफ्तार में भागती हुई चली जाएगी ना, समझ आई बात। तो 2U1 के बराबर हमारी रफ्तार हो जाएगी। चले आगे, चलो भैया बहुत बढ़िया। अगला केस हमसे क्या कहता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बहुत मस्त बात है, ठीक है। देखो भाई, घर और से फोन नहीं आ रहा है, पढ़ा लेने दो, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो चलते हैं आगे, बड़ा ही नहीं, घर वर से फोन नहीं आ रहा है, चलते हैं भैया। तो अब देखो, अगला है परफेक्ट इलास्टिक, अरे नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है भाई। इन इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखो, अगर ये बॉडी हमारी क्या है, सपोज कर लेते हैं इसका मास M1 है, ये मास M2 है, ये अपने किसी रफ्तार U1 से चल रहा है, ये बेचारा क्या, सुनना ध्यान से, ये रुका हुआ है, ये आया, इसको टक्कर मारा, नेट लेके v वेलोसिटी से आगे चला गया आफ्टर कोलिजन। तो इस केस में हम क्या कर देंगे भाई, इसकी जो रफ्तार है u, ये तो 0 है ना, ये तो रुका हुआ है, मान लेते हैं u2 की वैल्यू क्या है, 0 है। हमने क्या मान लिया कि इस u2 की वैल्यू 0 है,
तब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर मैं लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2 इंटू जीरो m1। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये हमारा मास m1, ये हमारा मास m2, ये दोनों चिपक के चल रहे हैं। मतलब तुम ट्रक लेके चल रहे हो, नीचे कार आके अल्टो दब गई, लेकिन तुम अल्टो को घसीटते हुए आगे की तरफ ले जा रहे हो। तुमने क्या कर दिया, ऑल्टो को एकदम घसीटते हुए आगे की तरफ लेके जा रहे हो। तो इसकी वेलोसिटी तो v है, लेकिन जो नेट मास है वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो इस केस में अगर v की वैल्यू निकालने हैं, सुनना मेरी बात, अगर हम v की वैल्यू निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, v बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो ऑब्वियस सी बात है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू निकाल ली है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो इतना आएगा। ठीक, डेरिवेशन आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। क्या करेंगे, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। अब आप क्या करो, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी दोनों मिल गई, भाई आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है और फाइनल भी है, तो चुपचाप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। आप क्या करिए ना, सिंपली काइनेटिक एनर्जी के रेशियो पे भी आप काम कर सकते हैं, विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कितना हो जाएगा, दिस इज m1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सी बात है, दोनों की हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी भाई, इतनी आएगी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 ही हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो लेकिन ये कब कंडीशन है, जब ये रेस्ट में हो, ये मोशन में हो, ये इसको घसीटते हुए आगे ले जा रहा है, तब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये होगी, घसीट रहा है। ये किसका कंडीशन है, घसीटने का, समझे भाई। तो जरा इसके कंडीशन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विच कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज परफेक्ट इन इलास्टिक। तो इसका जो कोलिजन होगा इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, ये कैसा कोलिजन हो रहा है, एकदम बढ़िया परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। चले आगे। अब नोट का कंडीशन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अगर m2 m1 से बहुत बहुत बड़ा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। इसको याद रख लेना भाई। सवाल अवल करते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। चलो भाई अब सवाल अवल करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान सवाल है ये। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg, मतलब एक मास m1 आपको दे रखा है 5 kg, एक मास आपको दे रखा है 5 kg एंड 3 kg, मतलब m2 की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या रखी है, 3 kg। ठीक है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी 3 मीटर, मतलब आपको दे रखा है u1 की वैल्यू दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ये u1 है, और u2 की वैल्यू भी आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। अरे सेम ही तो है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, रिस्पेक्टिवली सफर ऑन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। क्या ही मजाक है, क्या अभी अभी हमने वेलोसिटीज का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या, बताओ, क्या अभी अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, v1 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, देख लो भाई, क्या ही पढ़ा, व्हाट इज v1, ये देखो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 इंटू m2, यही, और v2 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या, दोनों की वैल्यू आप यहां पे रख नहीं सकते, m1 दे रखा है, m3 दे रखा है, u1 दे रखा है, u2 दे रखा है, खत्म करो, रखो, आंसर निकाल लो, मल्टीप्लाई ही तो करना है, कर सकते हो, मुझे पता है तुम सब कर सकते हो। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं कि v1 की जो वैल्यू आ रही है, v1 की वैल्यू आपकी आएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 5.5 मीटर पर सेकेंड। भाई मैं सॉल्व करके रखा हूं, ठीक है, मैं प्रिपरेशन करके आता हूं पढ़ाने। अब अगर तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं फॉर्मूला रखूं, उस पर वैल्यू रखूं, सॉल्व करूं ना, तो ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं 11th को पढ़ा रहा हूं,
इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना। कॉन्सेप्ट समझाने में मैंने कोई नौटंकी नहीं की, कॉन्सेप्ट मैंने तमीज से समझाया, फॉर्मूला दिखा दिया, इवन मैंने तुम्हें गिवन लिख के दिखा दिया। अब उस फॉर्मूले में तुमको M1 M2 और U1 U2 की वैल्यू रखनी है, ये तो तुम बखूबी कर सकते हो भाई। चलो, तो ये करके आप खुद से आंसर लाइएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अ रेलवे कैरिंग अ मास ऑफ 9000, ओ माय गॉड, फिर से देखिए डेटा लिख लेते हैं, अगर फॉर्मूला वाला रहा तो मैं नहीं करने वाला। मास की वैल्यू दे रखी है, M1 इज 9000 kg, ठीक है। मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 5/18 कर देंगे, तो इसकी U1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 36, अरे केजी में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किलोमीटर पर आवर कर देंगे। कोलाइड विद स्टेशनरी, ए भाई देख लो क्या कह रहा है, कोलाइड विद स्टेशनरी कैरेज ऑफ अ सेम मास, भैया देख लो सेम मास का है ना, सेम मास वाला केस लग गया। आफ्टर द कोलिजन कैरिज गेट अ कपल्ड एंड मूव टुगेदर, व्हाट इज द कॉमन स्पीड आफ्टर, नेट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और ये व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन होगा, बड़ा ही आसान सवाल है। क्यों भाई, मतलब M2 की वैल्यू भी तो आपको यहीं पे दे रखी है, M2 की वैल्यू भी आपको 9000 ही दे रखी है, ठीक। और एक और अगर मैं बात करूं तो U2 की रफ्तार आपको 0 दे रखी है, U2 की जो रफ्तार है वो आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो बड़ा ही सिंपल है, आप ये कर सकते हो, V1 V2 के बराबर होगा कुछ भी, हम ये कह सकते हैं ना, V1 V2 के बराबर होगा, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप बड़ा ही आसान तरीके से कर सकते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ये तो डायरेक्ट केस है ना, हाँ बिल्कुल वही वही वाला केस ही है, लेकिन तुम लगा लो क्या करना है, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। अगर V1 V2 की वैल्यू बराबर है तो आप क्या कर दोगे, घसीटते हुए ले जा रहा है, अभी पीछे ही मैंने बताया, तो आप क्या कर दोगे, ए सर सही बता रहे हो, घसीटने के लिए हम क्या करेंगे, U2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू V। तो क्या तुम यहां से V की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, M1 दिया है, U1 दिया है, M2 दिया है, U2 दिया है, सब तो दे रखा है, तुम क्या यहां से V की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये लगभग वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, जो भी आई थिंक इट विल अराउंड 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी। तो जो V आएगा वो आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट देयर कॉमन स्पीड आफ्टर द कोलिजन, सही है, आ गया, इतनी वेलोसिटी से आएगा। अच्छा किस टाइप का कोलिजन है ये हमसे बेहतर तुम ही जानते हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ये देखिए भैया नीट का, देखो भाई, तो अब ये सवाल जो है हमारा नीट का पूछा हुआ है, कह रहा है टू बॉडीज A एंड B इक्वल मासेस, मतलब सिंपल सी बात है, चाहे हमारा बॉडी A हो जिसका मास M मान लेते हैं, चाहे हमारा बॉडी B हो उसका भी मास हम क्या मान लेते हैं, M। अंडरगोज द कंप्लीटली इनइलास्टिक 1D कोलिजन, अ बॉडी मूव विद अ वेलोसिटी V1, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी भी V ही है, ठीक है, बिफोर कोलिजन की बात है ये, इसकी वेलोसिटी क्या है, बिफोर कोलिजन V है, ठीक है। बॉडी वाइल B की इसकी वेलोसिटी क्या है, इनकी जो वेलोसिटी है वो V है, इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो हमें V1 V2 निकालना है भाई, ठीक है, बड़ा सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप लोग यहां पे, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, भैया इनिशियल मोमेंटम क्या हो सकता है, मास इनटू वेलोसिटी, M1 V1 प्लस M2 V2, सिंपल सी बात कर सकते हैं, M2 इंटू 0 बराबर M1 प्लस M2, भाई घसीटने वाली बात हो रही है, M1 प्लस M2 इंटू V2 करेंगे, V2 हमें निकालनी है,
ठीक, तो V1 V2 का हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है, क्या कर लेंगे, M1 V1 बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, भाई मासेस तो सेम है, इनकी जगह क्या कर दे M प्लस M इंटू V2, तो M1 V1 बराबर 2M V2, 2M इंटू V2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो V1 निकाल ले, तो V1 निकाल लेंगे ना, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा बराबर 2 इंटू V2, ठीक, 2 इंटू V2 होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं तो व्हाट इज V1 V2, तो यहां पे हमें मिल जाएगा V1 इज टू V2, क्या मिल जाएगा 2:1, सिंपल सी बात, 2:1, तो मतलब V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या होगी 2:1, दैट इज 2:1। ये नीट का क्वेश्चन है 2024 का, याद रखना, बहुत ही आसान सवाल। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं सर इसमें क्या ही कंफ्यूजन। आओ अगला प्रॉब्लम, अगला जेईई मेंस का सवाल है। अगला सवाल जो भाई मेंस सवाल तो मजा आता है भाई, देखो मेंस में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या ये वही सवाल है, क्या ऐसे ही क्वेश्चन 1D में आते हैं सर, अरे ये ऐसे ही आते हैं, तुम मेंस देख के घबरा जाते हो बस, तुम नीट देख के घबरा जाते हो बस, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कैसा है, टू पार्टिकल ऑफ मास M1 एंड M2 मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर विद अ वेलोसिटी U1 and U2, आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, देयर कॉमन वेलोसिटी विल बी। अरे यार वही चीज तो पूछ रहा है ना, फिर से क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बस यही करना है। तो आप सभी लोग, जो लोग ये लेक्चर देख ले, अभी पिछला क्वेश्चन भी इसी के बेस पे बताया है जो नीट में था, सेम क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2019 का बता रहा हूं, वो भी इसी बेसिस से सभी लोग करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक, कमेंट में लिखेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ अ मास m, ये भी देखो जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा करा देता हूं। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड ऑफ u मेक हेड ऑन कोलिजन, देखिए कैसा कोलिजन है हमारा, हेड ऑन कोलिजन, पक्का, मतलब टकरा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, ठीक, आफ्टर द कोलिजन। तो पहला केस क्या कह रहा है, द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, ठीक है सुनना, द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट एंड द सेकेंड मूव विद स्पीड यू, सही बात है, लेकिन दूसरा पढ़ लेता है, बोथ बॉल मूविंग, ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, बोथ बॉल मूव विद स्पीड u/2, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोथ बॉल कम रेस्ट, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या दोनों बॉल रेस्ट में आ जाएगी क्या टकराने के बाद, नहीं। द फर्स्ट बॉल रिबाउंड विद स्पीड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हेड ऑन कोलिजन है, रिबाउंड की कंडीशन तो हेड ऑन में होती नहीं भाई, तीन तो नहीं हो सकते, इसका मतलब यही है। अरे हाँ या ना, समझ आया नहीं आया, पक्का, कोई कंफ्यूजन, सर नो कंफ्यूजन, चले भैया। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही, तो ये हमारा आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें पहले मैं बता दे रहा हूं, इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने सिर्फ 1D कोलिजन कवर किया है, अगले लेक्चर में मैं 2 डायमेंशनल कोलिजन लेकर आऊंगा, उसमें थोड़ा सा टफ होगा, वो थोड़ा सा कठिन होगा, उसमें थोड़े से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। तो जब दोनों में हो सकता है मिक्स, सेकंड वाले में आपको मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम और मेंस और नीट के प्रॉब्लम और मिले। आई होप बच्चा लोग आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से इस लेक्चर को किए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।